कि एक माँ को कैसे पूछे कि भाई इसके ऊपर ये हुआ है और ये क्या कहना चाहती है कि प्लीज एक्सप्लेन मी। कुछ मैं समझ पाया 25%, 75% वो हाँ कहती थी, ऐसे हिलाती थी, जब ऐसे ऐसे करती थी हाँ या ना, वो छोटी लड़के ने जो बताया, और उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे, ऐसे ही दिखता था। जो आंखें बड़ी हो गई उसकी, यस, ये ऐसे ही दिखता था। शी टोल्ड मी इन मराठी की हाँ असाच दिसत होता, हो हाँ असाच होता तो अंकल, सेम 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 सेम। साइलेंस मेक बिग नॉइज, जैसे कि एक बिग नॉइज। देखिए, हमेशा सन्नाटा भी गूंज रहा हो ऐसा भी हो सकता है, खामोशी खुद अपनी सदा हो सकती है ऐसा भी हो सकता है। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के पास हो मैं, खामोशी पहचाने कौन। लांब चेहऱ्यापेक्षा ना डोळे आतमध्ये गेले पूर्ण. Hello and welcome to Pune Times Mirror. I'm Prince Chaudhary. Today we are in conversation with a very special guest, Dr. Girish Sharwad, who is an associate professor in Bharati Vidyapet College of Fine Arts. And he has closely worked with the Criminal Investigation Department, the CID, for over 30 years, playing a vital role as a sketch artist in numerous cases. His phenomenal expertise in recreating faces of wanted fugitives through pencil sketches with a near 100% accuracy in murder, dacoity, kidnapping, rape, terrorist-related crimes have enabled the crime branch to crack numerous cases, earning him the nickname C. Gary. His involvement with high-profile cases like the gruesome Rathi murders, the horrific Bobdev Ghat gang rape, and the infamous German bakery blast has led to the identification and apprehension of dreaded culprits. In an exclusive interview with Pune Times Mirror, C. Gary will reveal how his calm and friendly demeanor has helped to pacify and bond with shocked and disoriented eyewitnesses and victims, and how utilizing specialized techniques unknown to the media, unknown to the police and the general public, he has enabled to extract vital clues for sketching accurate facial recreation in solving unsolvable crimes. Welcome to our show, Dr. Girish. Thank you. We are thrilled to have you here in this exclusive discussion with you. So, आप हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए कि घबराए हुए जो चश्मदीद गवाह है, उनसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं सुराग आप कैसे हासिल करते हैं? वो ऑलरेडी घबराए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू पुणे मिरर एंड प्रिंस सर, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एज अ फॉरेंसिक आर्ट ये जो सब्जेक्ट है फॉरेंसिक आर्ट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि बॉम्ब डिटेक्टिव स्क्वाड रहता है, डॉग स्क्वाड रहता है, और मेडिकल फॉरेंसिक एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक उसी तरीके का ये सब्जेक्ट है, हाउ टू ड्रॉ क्रिमिनल स्केचेस, स्केचेस बेसिस ऑन डिस्क्रिप्शंस, जो एग्जैक्टली आई विटनेस जो होता है, जो आपने सवाल पूछा कि एक तो क्राइम जहां जहां पे होता है तो किसी के साथ होता है। क्रिमिनल्स एक सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि कोई एक सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि चेन स्नैचिंग में क्या होता है कि एक महिला घर से जब निकलती है
तो शादी में जाने का वक्त होता है तो कभी कभी बंठन के सवार थे, सब गोल्ड पहना हुआ रहता है और अपनी धुन में उस माहौल में दिमाग में रख के चलते रहते। फिर अचानक कहीं पे बाइक से आते हैं, कुछ किसी ने हेलमेट पहना हुआ होता है, किसी ने मास्क या किसी ने कुछ भी ढका नहीं होता, तो ऐसे में सामने से बाइक वाला आता है और चेन स्नैचिंग करके निकल जाता है। तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी को ध्यान में रखना। एक एक्सीडेंटल एक मतलब मानसिक आघात होता है और वो बहुत डर जाता है। और फर्स्ट टाइम जब वो कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में आते हैं तो हर कोई इंसान, कॉमन इंसान हर रोज पुलिस स्टेशन में नहीं जाता बेवजह। तो एक अलग वातावरण रहता है पुलिस स्टेशन का और कोई नहीं चाहता कि उस वातावरण में सब डरते हैं पुलिस को। Anybody gets एग्जैक्टली क्यों जाएंगे ना, ऐसे क्यों जाएंगे। Absolutely. और फिर जब पुलिस का मुझे तब फोन आता है कि सर ऐसे ऐसे हुआ है तो स्केच निकालना है, आप आइए। जब मैं पहुंचता हूं पुलिस स्टेशन में और जो आई विटनेस होता है जिसके साथ ये हादसा हुआ है, एक तो वो घबराया हुआ रहता है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत डिस्टर्ब होती है और वो गिर पड़ता है, यहाँ के कहीं पे चोट पहुंचती है तो वो मतलब बॉडी पेन्स भी होते हैं, मानसिक आघात और बहुत डिस्टर्बेंस। इसमें जो शख्स जिसके ऊपर ये बीती है वो कितना एजुकेटेड है या नहीं है, या वो गांव का है या शहर का है, वो बात नहीं होती। कितना होशियार है या कितना हौसले वाला है, ये बात बिल्कुल नहीं होती। वो कितना घबराया हुआ है, उस समय में मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं कि भाई उसकी मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, वो शौक जो बैठा है उसको कितना बैठा है, फिर कितने कीमती है बस, मतलब फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ है कि 2 तोले का था या 5 तोले का था। एक तो ये हो गई अमाउंट वाली बात। दूसरी बात जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो होती है इमोशनल अटैचमेंट। करेक्ट। भाई किसी ने प्यार से किया हुआ रहता है, तो जैसे कि एक काम वाली बाई रहती है तो उसकी आमदनी क्या होगी, उसने पाई जमा करके उसके मेहनत का उसने 10 ग्राम का भी होगा तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये जो इमोशनल उस वैल्यूज को मैं ज्यादा अहमियत देता हूँ। राइट। क्योंकि ये नॉर्मल का है, गरीब का है तो उसको कुछ नहीं, और या अमीर का किसी खास आदमी का है ऐसी, तो उसको मॉरल सपोर्ट देना पड़ता है। जो आपका सवाल था कि भाई आपको कुछ लगा नहीं है, भाई ये सोना तो आ सकता है, पुलिस ला दे सकती है, लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं, आपको इंजरी नहीं हुए, आप शांति रहे, और ना ही कोई आपको क्रिमिनल वापिस आके आपको धमकाने वाला है कि आप क्यों पुलिस स्टेशन में आ गए। तो ये डर भी होता है, क्रिमिनल्स का डर भी होता है कि भाई हमने कंप्लेंट किया तो क्या होगा, किसी ने मुझे देख लिया तो ये सारी जो बातें मद्देनजर रखते हुए उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है कि भाई शांति हो जाओ। फिर वो मेंटली जब स्टेबल होते हैं तो उनको डायरेक्टली मैं नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे थे, अरे आपको समझता नहीं क्या। ये फिलॉसफी वो टाइम में जानने का वक्त नहीं होता। राइट। तो ये सब ने बोला रहता है, अरे क्या इतना पहन के कोई जाता है क्या, नकली क्यों नहीं पहनते, पेपर में नहीं पढ़ते क्या। बट अगर मंगलसूत्र का क्वेश्चन है देन इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल अभी बीच में ऐसा दौर आया था 10 साल पहले कि बहुत सारी चेन स्नैचिंग हो रही थी कि एक वो जो चेन स्नैचर थे वो चैलेंज कर रहे थे, मानो कि एक सोसाइटी को या पुलिस को चैलेंज कर रहे, देखो हमने आज दिन में 8 चेन स्नैचिंग किया। माय गॉड। और वो पल्सर वो टाइम में बहुत अच्छी बाइक, अभी भी है, फास्ट उसका पिकअप था। तो उसी समय हमने बहुत उनको मॉरली सपोर्ट दिया। और कभी कभी क्या हो जाता है, उसको रिमेमोराइजेशन के लिए उसको अलग सब्जेक्ट, उसकी चाहत क्या है वो सब्जेक्ट को आप पहले डायलॉग करो उसके साथ, ताकि उसकी थोड़ा सा जो शौक है काम डाउन, एग्जैक्टली उसका जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम, हल्के हल्के होते हुए भी फिर धीरे धीरे उस सब्जेक्ट की तरफ लेके जाना और उसको पूछना, ठीक तरीके से याद करो, आप जा रहे थे, सीधे सीधे जा रहे थे और अचानक से आ गए, देखो आप देख रहे हैं। तो एक जैसे कि एक फ्लैशबैक का जो मूवी में सीन होता है ना, उसी तरीके का वो क्राइम सीन उसके आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह लाना पड़ता है, विच इज वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। एग्जैक्टली। उसको स्लोली जाके, और हम लोग कैसे पहचानते कि वो सही बोल रहे या गलत, सच बोल रहे या गलत, उसमें सच्चाई कितनी है। तो देखिए जैसे कि मेरा कहना है कि आप आंखों की भाषा रीड कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट। आप नॉर्मल जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज, आप अभी बैठे हो तो आपके दिमाग की बॉडी लैंग्वेज है, जो बात चल रही है, आपके आंखों के एक्सप्रेशन अलग है। Absolutely. आप जिस तरीके से बैठे हो उस ये माहौल में एक अलग आप संदेश दे रहे हो कि किस
मानसिक स्थिति में आप बैठे हो। Right. इसको बॉडी लैंग्वेज Absolutely. कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। Right. आपकी मूवमेंट जब आघात होता है तो वो मेंटली स्ट्रेस पे होता है, वो डरा हुआ रहता है, उसका बिहेवियर वो समय में नॉर्मल नहीं होता बिकॉज ऑफ दैट शॉक। और ये फ्लक्चुएट भी होता है ना एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली, डर मतलब सांस बढ़ जाती है, वो बता नहीं सकते। वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है ना, तो उनको कभी कभी अल्फाज नहीं मिलते कि कैसे बयां करें, उसको कैसे व्यक्त हो, तो वो अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, आंखों से, हाथों से, उनकी लैंग्वेज से। तो उसको संभल के, स्टेबल करके, उनको क्या चाहिए, वो क्या कहना चाहते, उसी तरीके का स्केच उनको दिखा के, उनके मन में जो उस क्रिमिनल की छवि माइंड में छपती है, तो उसको रीड करने की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उसको एक्यूरेटली रिक्रिएट और उसको उतारे कि ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो। तो उस तरीके से हम लोग स्केच निकालते हैं और फिर उनको दिखाते हैं कि इज दैट राइट, और कितने डिस्टेंस पे आपने देखा, तो उस डिस्टेंस पे स्केच को लेके खड़ा होना पड़ता है ताकि वो विजुअलाइज कर सके। ग्रेट। डॉक्टर गिरीश, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि ऐसा कोई केस आया जिसमें फिजिकली चैलेंज, जैसे डेफ एंड डम हो या मेंटली डिरेंज पर्सन हो जी, जिनके साथ हादसा हुआ है, तो उनसे आपने वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो सुराग होता है वो कैसा हासिल किया आपने? ये कोई चैलेंज, दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी बिग चैलेंज। देखिए, ऐसे परिस्थिति में तो हर एक स्केच में एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नैतिकता होती है। और रहा सवाल जो आपने पूछा कि ऐसा एक केस आया था मेरे पास, वो पूना का केस था, भूसरी पुलिस स्टेशन का, मुझे याद है। और चंद्रकांत भोसले साहब वहाँ के सीनियर ऑफिसर थे, और उन्होंने मुझे फोन किया और मैं गया। दैट वाज द रेप केस थी वो, और वो हाँ, वो बहुत 2-3 लोगों ने रेप किया था, मतलब बहुत ऑलमोस्ट लाइक अ गैंग रेप टाइप का था। तो जब मैंने उनसे बात किया कि सर, आई विटनेस जो लड़की है वो स्टेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मानसिकता, शारीरिक, फिजिकल फिटनेस और ये सारी चीजें स्टेबल होनी चाहिए। Absolutely. क्योंकि ये इतनी भयानक चीज है। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र किया बोबदेव घाट का, रिसेंटली जो पुणे में हुआ, तो ऐसे हादसे बहुत भयानक, टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, मतलब वेरी डेंजर। और जिसके साथ होती है तो वो बहुत बहुत, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। तो मैंने तो मतलब 4 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ है या उससे भी बड़ी, तो जब भी मुझे ऐसा फोन आता है और उनके साथ जब बात करनी होती है तो एक अलग प्रेशर होता है, एक नैतिकता का अलग प्रेशर होता है कि उनको कैसे बात करें, उनके साथ कैसे बात करें। और आपने जो जिक्र किया है कि एक केस था वही, थोड़ा सा एक डम एंड डेफ होता है ना, विकलांग टाइप का, तो भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति किसी को आए, लेकिन वो टाइप की लड़की थी, 21 साल की, 22-21 साल की लड़की थी। और उसको ये जो हाथ है ना, ऐसे ऐसे करते नहीं क्या, उनको हाँ ऐसे हाथ हिलाते, तो आप समझ नहीं सकते कि वो हाँ कह रहे या ना कह रहे, यस और नो। हम लोग कैसे समझे कि उसके एक्सप्रेशंस को, हाँ वो हाँ कह रही है, अब मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो आप क्या समझेंगे, यस समझेंगे या ना समझेंगे। तो ये बहुत डिफिकल्टीज थी, और वो क्या कहना चाहती थी यही मुझे पता नहीं था। हमने बहुत स्टेबल किया, उसको पूरा मानसिक सपोर्ट दिया और वो बताने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसकी लैंग्वेज ना ही मुझे समझ में आ रही थी, ना ही पुलिस ऑफिसर्स को। और उतना बड़ा चैलेंज था कि अभी कैसे निकाले उसको, ना ये नोज, ये चेहरे का आउटलाइन जो है, या राउंड गोल चेहरा है या लंबा चेहरा है, आंख बड़ी है या शॉर्ट है या नोज ऐसी है। तो मैंने सिर्फ साहब को बोला कि उनकी माताजी और कोई तो है जो उनकी लैंग्वेज, वो लड़की की लैंग्वेज समझ सकती है, उसके एक्सप्रेशंस को समझ सकती है, तो उनको बुलाया जाए। राइट। तो खाली उसकी माँ उसकी लैंग्वेज समझ सकती थी, माँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तब मुझे एक प्रेशर आया था कि एक माँ को कैसे पूछे कि भाई इसके ऊपर ये हुआ है और ये क्या कहना चाहती है, कि प्लीज एक्सप्लेन मी। कुछ मैं समझ पाया 25%, 75% वो हाँ कहती थी, ऐसे हिलाती थी, जब ऐसे ऐसे करती थी हाँ या ना। फिर उसके मम्मी ने
उसकी माँ ने मुझे समझाया कि सर ये ऐसा कहना चाहती है, सर ये ऐसा कहना चाहती है। और जब आप वो ऐसे ऐसे करेगी तो आप समझ लेना कि उसको सही लगा है, फिर ऐसे ऐसे करेगी तो उसको आप समझ लेना कि वो ये ठीक नहीं है, उसको करेक्ट करो, ऐसा। तो ये कम्युनिकेशन करना पड़ा, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, कि एक माँ को अपने बेटी के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है और उसको ही बीच में लेके पूछने का, ताकि उससे बढ़िया उसको कौन समझ सकता था। और दैट स्केच वो ड्रॉ किया, आखिर में एक एक्सप्रेशन था, वो रोने लगी। That means it was close to the real thing. Exactly, वो रोने लगी, और इतनी मतलब एक डरी हुई एक लड़की, मासूम लड़की कैसे रो सकती है डर डर के, तो इतनी रोने लगी माँ को लिपट के। तो मैं समझ गया कि ठीक है, वी आर ऑन राइट ट्रैक। और वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था किसी को पूछना कि वो क्या समझना चाहती है। तो सर वो स्केच मैच भी हो गया। अच्छा, वो मैच हो गया, वो क्रिमिनल पकड़ा गया और उसको 20 साल की लगी थी। 20 years। या एंड वो एक ही बंदा था या उसके साथ? नहीं, बाद में मुझे पता चला कि उसके और एक दो शायद बंदे थे, और वो जो यस एग्जैक्टली, और दैट वाज मैच। और वो सारा जो पुलिस ने जो टीम वर्क किया, वो चंद्रकांत भोसले साहब थे, उनकी पूरी टीम, और उन्होंने पूरा जो जिसको पथक बोलते हैं ना, एक टीम, उनके हिसाब से चला, और उसको वही रेलवे स्टेशन, तो इर्द गिर्द उसकी सारी मैंने जो स्केचेस किए थे वो बांट दिए गए, और वहां पे वो आइडेंटिफाई हो गया। दैट वाज मोस्ट चैलेंजिंग। सर एक और बात बताइए डॉक्टर गिरीश, ये जो छोटे बच्चे हैं जी, जिन पे उनके साथ जो हादसा होता है, नाउ फिजिकली चैलेंज्ड इज वन थिंग, exactly, but small children who have suffered some kind of like a crime has been committed on them, like a molestation or a rape or whatever, तो ये छोटे बच्चों के मतलब से एक्सट्रैक्ट करना क्लूज या लीड्स must be next to impossible, I guess. You can tell our audience, that how difficult it is to extract clues from children. ये बहुत जब मैं छोटे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हादसा होता है, कुछ भी एनी, तो उनकी साइकोलॉजी अलग रहती है। दो चीजें, एक है मैंने आज तक ऑब्जर्वेशन किया है कि बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्किल जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अच्छा। जो वो ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, वो शायद कोई नहीं कर सकता। उनको छोटी छोटी, ये मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में। अभी एक मैं हाल ही में बताता हूँ, एक केस हुआ था, CH वाकड़े साहब स्वारगेट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर थे, और इंदलकर सर, कृष्णा इंदलकर सर। और वो टाइम में बहुत पुणे में ये फेमस हुआ था कि एक क्रिमिनल एक एड्रेस पूछने के बहाने छोटे बच्चों का एड्रेस पूछता था कि भाई ये कहाँ है, और मैं आपके स्कूल में ही मेरा कोई है बेटा बेटी, ऐसा कुछ तो वो बहाने बनाता था, ऐसे डायलॉग करता था। और वो छोटा बच्चा था, उसको मालूम था ये नजदीक का एड्रेस, तो वो उनके साथ जाते थे कि अंकल यही है, अरे चलो बैठो मेरे गाड़ी के ऊपर, मुझे दिखाओ, मैं तुमको वापस छोड़ देता हूँ। और ये कौन से छोटे छोटे, ये चौथी कक्षा में, अच्छा, या सिक्स स्टैंडर्ड, बस इतना। अच्छा। और वो जब लड़की उसके बाइक पे बैठ के जाती थी, तो वो अनजाने खाली बिल्डिंग जिसका काम चल रहा है, या कंस्ट्रक्शन या ऐसे कुछ, तो जहाँ पे कुछ नहीं हो, तो ऐसी जगह पे लेके उनके साथ गलत काम करता था। कभी कभी ऐसे हादसे में छोटे बच्चों के ऊपर उसने रेप भी किया है। Has it also resulted in murder of the kid? नहीं, अभी जो मैंने जो सॉल्व किया था उसमें मर्डर का मामला नहीं था। अच्छा, मर्डर का मामला नहीं था, लेकिन इतनी छोटी मासूम लड़की एक विश्वास करके जो अंकल के उम्र का है और ये करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अभी तो मीडिया के सामने हो, अभी तो गाली भी नहीं दे सकता, लेकिन क्या है उसकी मानसिकता, क्या है विकृति है ये सारी, कि आप विश्वास। और फिर कुछ वो टाइम में कुछ पेरेंट्स पुलिस में नहीं आए, ताकि अपनी इज्जत का सवाल है, नाम बदनाम ना हो, ऐसे कुछ लोग सामने भी नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों ने डेयरिंग किया। और थैंक्स, मैं एक पुलिस की खास बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग आए तो उनका नाम गुप्त रखे, किसी को कानो कान पता न चलते हुए इस केस को रिवील नहीं हुआ। एग्जैक्टली। और वो जो पेरेंट्स आगे आए, तो वो जो लड़की थी
वो सातवीं कक्षा में थी, 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में। और मैंने पूछा, अभी डायरेक्ट तो छोटी बच्ची को नहीं पूछ सकते, फिर उसके पेरेंट्स को मिला, फिर उसको क्या पसंद है, उसके फेवरेट हॉबीज क्या है, कौन से स्टैंडर्ड में है, इफ शी इज स्टेबल। फिर एक 4 दिन जाने दिए गए, वो स्टेबल हो गई। फिर डायरेक्टली जाके हम लोग, मैं तो नहीं पूछता कि भाई बता कैसे दिख रहा था ऐसे, नहीं तुम्हारे हॉबीज क्या है, क्रिकेट, व्हाट यू प्ले, म्यूजिक, ड्राइंग। तो उसको ड्राइंग और म्यूजिक बहुत पसंद था। तो हम लोग जाते हैं तो मैं बिल्कुल सिंपल सा जाता हूँ। मैंने, पुलिस भी पुलिस ड्रेस में नहीं जाती, वो जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो सिविल में जाते ताकि वो प्रेशर नहीं आए। Absolutely. एक ऐसा जैसे एक दीदी लगे या एक कुछ घर का एक फ्रेंडली सदस्य लगे, तो फिर उसके साथ जाके वो टाइम में चीटोस आता था, जैसे कि ये कुरकुरे रहते हैं ना, वो टाइप में। और उसके टाइप का ही एक था कि उसको खाने को पसंद था, और उसमें एक बिंगरी आती थी और एक स्टिकर निकलता था, वो स्टिकर कार्टून का था। तो वो स्टिकर देख के वो ड्राइंग करना उस छोटी बच्ची को वो बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने उसकी ड्राइंग बुक देखी, और फिर मैंने एज ए आर्टिस्ट हूं तो मैं उसको पसंदीदा ड्राइंग करके निकाला। फिर थोड़ी दोस्ती किया मैंने, एक आधा घंटे कुछ नहीं पूछा, जस्ट एग्जैक्टली। तो मैंने ड्राइंग किया, ये किया, चलो भाई तुम चॉकलेट खाओ, फिर ये ड्राइंग दिखाता, फिर उसके पेरेंट्स के कार्टून्स निकाले, थोड़ा सा उसको हंसाया। फिर अचानक से मैंने बोला कि भाई देखो बेटा, वो जो अंकल लेके गए तो वो कैसे दिखते थे? हाँ हाँ अंकल मैं बताती हूँ, फिर वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था। फिर वो डर जाती थी, फिर दूसरा कार्टून, फिर सब्जेक्ट चेंज, चलो ये करते, वो चलता था, बस हो गया। तो ऐसे करके ड्राइंग निकाला था। कितना टाइम लगता है ये? देखिए जनरली, मतलब यंगस्टर, हाँ अभी कैसा होता है कि उनकी मानसिकता को संभालना, और मैं चाहता हूं कि वो यदि स्टेबल हो जाते और मैं विजुअलाइजेशन में उसको लेके जाता हूं, तो जो वो बताते हैं तो वो उनको कंफ्यूज न करते हुए वो जो कहना चाहते हैं उसकी सीधे नाक की डेफिनेशन यदि है तो वो समझने पड़ती है। हर एक केस में वैसा ही होता है। और जब मैं वो ड्रॉ करने लगता हूं तो आई रीड द एक्सप्रेशंस, आई विटनेस के एक्सप्रेशंस रीड करने पड़ते हैं, व्हाट द एक्सप्रेशन से। कभी whether you're doing the right thing or not. कभी कभी ये होता है कि एक्सप्रेशंस कुछ अलग बात करते हैं और जुबा अलग बात करती है, तो उसको भी टेल। और फिर मैंने वो स्केच निकाला, वो छोटी लड़के ने जो बताया, और उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे, ऐसे ही दिखता था। जो आंखें बड़ी हो गई उसकी, यस ये ऐसे ही दिखता था। शी टोल्ड मी इन मराठी की हाँ असाच दिसत होता, हो हाँ असाच होता तो अंकल, सेम 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 सेम। And was this culprit arrested? हाँ, वो फिर उन्होंने क्या किया, सब पुलिस लोगों ने वो स्केच हमेशा की तरह अपने अपने सोर्स में पूरे फैला दिए व्हाट्सएप पे, या उसकी जेरॉक्स निकाली। और फिर वो जो क्रिमिनल था वो एक बिल्डिंग में जाते हुए एक लड़की के साथ एक वॉचमैन ने देखा, छोटी बच्ची के साथ। Okay. और भगवान की दुआ से वो बच गई लड़की, और वो अरेस्ट, उस पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था पुलिस ने, और फिर लिफ्ट और ये सारे स्टेयरकेस के ऊपर फील्डिंग लगाई, और सही सलामत उस बच्ची को उससे मतलब छुड़ा के वो क्रिमिनल को अरेस्ट किया। वो 3 बार अरेस्ट हुआ। माय गॉड। सर आपसे ये सवाल था, अभी ये तो दिन के वक्त हुआ है जी, जो बॉबदेव घाट का जो गैंगरेप हुआ था जी, वो रात के समय हुआ था। हाँ, तो उस समय क्या वो विक्टिम ने, या वो आई विटनेस जो विक्टिम के साथ था, उसने आइडेंटिफाई किया? बिकॉज डार्कनेस था, अंधेरा था, तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट टू एक्सट्रैक्ट? देखिए ये मैं ओवरऑल बताता हूँ कि कभी कभी हमेशा डेकोइटी जो होती है या कुछ हादसे होते हैं, कुछ लूटमार होती है रात के समय में, आउट ऑफ, जैसे कि बाहर गांव में, या लंबी सड़क होगी आउट ऑफ सिटी के बाहर, तो जहाँ पे सुनसान रास्ता है, या जहाँ तक रात में जो हादसे होते हैं, कि मैं टॉकिंग कर रहा हूँ रात के 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, जहाँ के पूरा अंधेरा है, जहाँ के लाइट सोर्स नहीं है, मतलब स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली जो है जो मून लाइट होगा तो होगा, नहीं तो जो भी कुछ होगा तो वो होगा। तो कभी कभी ये तो एग्जाम्पल है जो आप बॉबदेव घाट की बोल रहे थे, लेकिन आपने कभी यदि ट्रेकिंग किया होगा तो अंधेरे में भी एक कुछ 5-10 मिनट के बाद नजरें स्टेबल हो जाती है और दिखने लगता है। एग्जैक्टली, वो दिखने लगता है, दूर का नहीं दिखता, लेकिन एक 5 फीट का जो डिस्टेंस है, 4-5 फीट का, वो दिखने लगता है। और यदि मूनलाइट अच्छा हो तो और थोड़ा भी दिखने लगता है। देखिए, और जैसे कि हम लोग पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और सामने नीला, रात का नीला आकाश होता है और उसमें व्हाइट क्लाउड्स होते हैं। अभी बॉबदेव घाट का आप सिनेरियो देखेंगे तो जो स्पॉट पे हम लोग गए तो नीचे पूना सिटी का नजारा दिखता है, वो जैसे टेबल लैंड जैसा है, और वहां पूरा लाइट दिखता है सिटी का,
और वो टाइम में हम लोग, मैं रात में भी गया था कि एग्जैक्टली कितना, तो वो दिखता था। कभी कभी ऐसे केसेस में, अभी एक डिक्यूटी की भी मैं बात कर रहा हूँ, शिक्रापुर में ऐसे एक डिक्यूटी हुई थी, मतलब मराठी में दरोडा मंडप तला में। तो वहां पे रात में 2:30 बजे हुआ था। 2:30 बजे होता है कोई हादसा, तो भाई वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, पुलिस को पता चल जाएगा। कभी कभी जल्दी पता चलता है, कभी कभी 1 घंटे के बाद पता चलता है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है तो 10 मिनट में पुलिस फटाक से दौड़ के आती है, भाई क्या हुआ क्या नहीं। फिर पुलिस का पंचनामा चलेगा, ऑफिसर्स आएंगे, कोई इंजर्ड होगा तो वो जाएगा। ये सारी फॉर्मेलिटी जो आप पढ़ते हैं देखते हैं, वो करने के बाद 10:30 11 बजे मुझे फोन आता है कि हाँ भाई उसने देखा है, हमको मालूम चला है, सर आप आ जाओ। अभी हादसा 2:30 बजे हुआ है, मुझे बुलाया, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10:30 11 बजे बुलाया मॉर्निंग में ना। अभी मॉर्निंग में सब मैं जानकारी लेता हूँ, आई विटनेस के साथ पूरी डिटेल जानकारी लेता हूँ, ऑफिसर्स के साथ बात करता हूँ कि भाई कहाँ हो गया, क्या सिचुएशन था, एग्जैक्टली लोकेशंस क्या था, और फिर वो बताते हैं मुझे सर रात में 2:30 बजे होता है। लेकिन मुझे ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि वो जगह क्या थी, इंडोर था या आउटडोर था। आउटडोर था तो लाइट्स कितनी थी या नहीं थी, या थी तो 0 का बल्ब था या 60 का बल्ब था, ट्यूबलाइट थी या नहीं थी, या खिड़की खुली थी। बहुत सारे ए नंबर्स ऑफ पर्सपेक्टिव है सर, कि जिसमें बाहर से लाइट आ रही थी, ऐसे है कि भाई एक रास्ते से लाइट थी और खिड़की में खाली एक रिफ्लेक्ट हो रही थी। ये चीजें, ये एंगल जो है ये देखना पड़ता है, एंगल ऑफ लाइट, जो शख्स जिसके ऊपर डकैती के वक्त कुल्हाड़ी से या लकड़ी डंडी से मारा हुआ है, वो सो रहा था, कंबल ओढ़ के सो रहा था, ने ऐसे उसने उसकी मारा और ऐसी नजर गई और लाइट में ऐसा चेहरा उसने देखा, फ्लैश। एग्जैक्टली, तो वो एंगल था। अभी कोई सोया हुआ इंसान, मैं भी सोऊंगा ऐसे करूंगा तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जब कोई मारामारी होती है या कुछ तो होता है तो फिर एक फ्रिक्शंस में उसका चेहरा छप जाता है। yes. तो वो स्टडी के लिए मुझे स्पॉट विजिट करना पड़ता है। Absolutely. मैं ऑफिसर्स और जो टीम के साथ जो मुझे कांटेक्ट करते थे, उनके साथ एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर मैं तुरंत पहुंचता हूं, और जिस समय में हादसा हुआ, जो समय था वो टाइम में भी मैं जाता हूं ऑफिसर्स के साथ, जो आई ऑफिसर्स है, जो टीम है, उनके साथ जाता हूं। और जो आई विटनेस यदि इंजर्ड नहीं है, वो कंडीशन में है, तो उनको बोलता हूं कि भाई आप कैसे बैठे थे बताओ, पूरा का पूरा क्राइम रिक्रिएट मैं करता हूं। और एग्जैक्टली, और रिक्रिएट करने से पहले सारी की सारी जितने भी जानकारी ऑफिसर से या पुलिस से मिल सकती है मुझे, वो मैं लेने की कोशिश करता हूं कि क्या था। भाई कभी यदि मैं आई विटनेस ऑफिसर से मैं आपको कुछ बताऊंगा, शायद मुझे ध्यान में नहीं आया, कोई दूसरे ऑफिसर ने मेरे साथ इंट्रोगेशन किया तो शायद मुझे और कुछ याद आ सकता है, मैं उनको बताऊंगा। यदि एक पॉइंट इनको पता चला, आपको पता चला, तो इसके लिए जो भी टीम के सदस्य है, मैं उनके साथ डायलॉग करता हूं कि सर उन्होंने आपसे क्या कहा, इन्होंने आपसे कहा, अरे ये तो बात इनको नहीं बताई। ये कभी कभी ये होता है जब मैं इंट्रोगेशन करने लगता हूं सिचुएशन एज अ ड्राइंग आर्टिस्ट, एज अ स्केच आर्टिस्ट, भाई आप लोग क्या देख रहे थे, भाई ये ऐसा था, फिर क्या, अरे नहीं सर मुझे याद आ गया, ये ऐसा ही था और ऐसे आया ना, तो दूसरे ने एक को पकड़ के रखा था और ये मुझे पीछे चाकू लगाया और मुझे धमका रहा था, तब मुझे याद आ गया कि उसके हाथ में, दूसरे के हाथ में एक डंडा था और दूसरे के हाथ में वेपन थी। तो 1 2 3 4 नाम तो मुझे ना, वही मतलब हम लोग कैरेक्टर को ABCD नाम देते, ये क्या। फिर से जब सीन रिक्रिएट करते हैं तो और डिटेल फ्लैशबैक उनको याद आने लगता है, फिर स्केचेस, फिर जैसे ही स्केच डेवलप होता है, देखो याद करो, अरे नहीं सर, यस उसके कान में बाली थी, यस क्योंकि उसको शाइन हो गई थी, अभी मुझे याद आ गया, एक पॉइंट मिल गया, उसके कान में बाली थी, 4 लोगों में नहीं थी, शायद उसने नहीं देखा, हो सकती है, लेकिन एक बंदा तो फाइनलाइज हो गया जिसके कर्ली हेयर्स थे, कान में बाली थी, व्हाटएवर जो भी सिम्टम्स है, एग्जैक्ट। तो ऐसे कर करके रात का समय और उसको फाइनलाइज किया जाता है कि एंगल ऑफ लाइट, जिस शख्स ने देखा उसकिस एंगल ने देखा, वो जो था वो लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, कि उसकी हाइट क्या होगी क्रिमिनल की, वो जजमेंट, और उसको हाइट का जजमेंट लेने के लिए आता है या नहीं। जैसे कि मैं बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूं, तो आप बैठे बैठे मेरी हाइट का जजमेंट लगा सकते हो क्या, राइट और रॉन्ग। तो मैं पूछता हूं कि उनका जजमेंट लेने का तरीका, अंदाज परफेक्ट है या गलत है,
या गलत होगा या परफेक्ट होगा या मध्यम होगा, तो अंदाजन उसकी हाइट क्या हो सकती है कि अप्रोक्सीमेटली 5 फुट 4 इंच या 6 फीट या 5'8" या 5'2". तो ये जजमेंट लिख के देना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो जजमेंट नहीं लगा सकता है। ऐसे बोल दिया यस 100% 5 फीट 6 इंच था, तो कोई भी नहीं बोल सकता है। ऐसे कैसे बोल सकता है? लेकिन आधा इंच इधर उधर आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन 5 फीट है और 6 फीट है, इतना बड़ा डिस्टेंस कैरेक्टर को पहचानने के लिए पुलिस के लिए या किसी के भी लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये मैं इसके लिए कहता हूं कि दिस इज द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेन स्नैचिंग हुआ है, इसके लिए नॉर्मल स्केच है या कुछ अहमियत वाला कम है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ बड़ा हुआ है, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट जैसा टेररिस्ट एक्टिविटीज या मर्डर प्लस रेप हुआ या कुछ हुआ है, इसके लिए वो बड़ा है, या किसी बहुत बड़े अमीर आदमी का है इसके लिए बड़ा है, ऐसे नहीं। मेरे लिए सब समान है, उतने ही इम्पोर्टेंट है जिसमें बहुत बड़ी नैतिकता है कि मुझे जेन्युइन काम करके परफेक्ट स्केच डिपार्टमेंट को देना है ताकि उनका काम आसान हो जाए। हमारे ऑडियंस को ये बताइए, अभी तो हमने ये बात किया कि सीरियस केसेस, क्रिमिनल केसेस, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग या ह्यूमरस इंसिडेंट हुआ है आपके साथ विच स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि सीरियस है and then it turned out to be something different? हाँ, हुआ है। देखिए, आई एम अ सरोद प्लेयर, आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सरोद। आई एम ऑलवेज स्टूडेंट, लेकिन मेरा पैशन इंडियन क्लासिकल है। तो एक ऐसा हुआ था कि मेरी कॉन्सर्ट थी, प्रोग्राम होते, तो मेरे साथ मेरे एक नए तबलजी दोस्त बने, इज फ्रॉम बोध गया, दिल्ली से थे, और उन्होंने एक तबले की दुकान में हमारी जान पहचान हो गई। तो तबले वाले ने कहा, अरे गिरीश भाई, आप इतने लोगों को जानते हैं यार, ये नया है तो आप ले लो ना उनको कभी साथ संगीत के लिए। मैं बोला, मैं थोड़ा ही बड़ा आदमी हूँ भाई, मैं मेरे गुरुजी से, पंडित जी से मिलवाता हूँ, तो वो उनको बहुत बड़ा स्टेज उनके आशीर्वाद से दे देंगे। तो नहीं यार, पहले आपके साथ बैठेंगे। तो बोले कि ठीक है। तो हमारी कॉन्सर्ट तय हो गई, और अचानक मैं मेरी मोबाइल सारे दे के रखता हूँ। देखिए, कुछ लोगों को मालूम था कि मैं ये स्केच का जो काम करता हूँ वो एज अ हेल्प टू द डिपार्टमेंट और हेल्प टू द नेशन। सबको मालूम नहीं है, सबको मालूम नहीं ना, कुछ जरूरत नहीं ना ये मालूम हो जाने की। जो कितने ऑडियंस बैठे थे, और हमारी पोएट्री, मुझे पोएट्री भी अच्छी लगती है, शायरी के ऊपर भी मेरा बहुत लगाव है। तो सारी ऑडियंस हमारी, एक तो मोबाइल बचा, यही ग्रामीण का ही था शायद, तो कहीं कोई डेकोती ऐसा कुछ हुआ है। तो जो जिस दोस्त के पास मेरे मोबाइल था, तो उसने बोला कि उसको भी क्या मालूम। तो बोला नहीं नहीं नहीं, वो सर म्यूजिक का कॉन्सर्ट बजा रहे हैं और बस 1-2 मिनट में ही, 5 मिनट में ही खत्म होगा, आप आइए। तो पुलिस सारे दोस्त थे, कांस्टेबल से लेके हायर अथॉरिटी तक मेरे क्लोज फ्रेंड है। तो वो आए, विंग में रुके, हम लोग, प्रोग्राम खत्म हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला इसके लिए, खड़ा होकर ऐसे नमस्कार कर रहे, नमस्कार नमस्कार। अभी वो जो कांस्टेबल थे ड्रेस में थे, अभी उनको कभी कभी ये नहीं मालूम होता कि सरोद क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, कभी कभी उनका सब्जेक्ट नहीं ना, सरोद किसे कहते हैं, गिटार किसे कहते हैं, अरे संप लगा, अच्छा संप लगा, वैसे ही सीधे खत्म हो गया क्या, वैसे ही सीधे आ गए। हम लोग प्रणाम कर रहे थे, ऑडियंस खड़े करके तालियां बजा रही है, वो तबल जी नया नया है, पखवाज प्लेयर नए, अच्छा खत्म क्या, सीधा ऊपर, अरे गिरीश भाई चलिए 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 चलिए, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के, अरे चलो उछला मणे, ये उठाओ इनका गिटार, सब कुछ उठाओ, चलो जल्दी जल्दी, साहब ने बुलाया। अरे भाई रुको रुको रुको, सामने वाले ऑडियंस ने समझा कि ये जनाब बहुत अच्छा बजा रहे थे, अच्छी शायरी कर रहे थे, कुछ तो लफड़ा इसने किया और पुलिस पकड़ के ले गई। क्या ऑडियंस समझेगी, उनको क्या मालूम, आप मेरे अच्छे दोस्त थे, खास दोस्त थे। कुछ लोगों को मालूम था, वो समझ गए कुछ स्केच के लिए जाना है, बाकी सब लोग ये समझे कि इसने कुछ तो गड़बड़ किया और पुलिस उठा के सीधा लेके गए। और वो बेचारे तबल जी जो थे, उनके गलत फैमिली पैदा हो गई उनके मन में। वो तबला मेकर को बोले, यार क्या बात है यार, कैसे आदमी से मिलवा दिया यार, लफड़ेबाज, वो सरोद प्लेयर, सीधा स्टेज के आप मेरा भी तबला उठा रही थी यार, उनको उठा के लेके गए। हमें कुछ समझा नहीं, वो बेचारे ने मेरे से 1 महीना बात नहीं किया, ना ही उसका विदागी था मेरे पास, जो मानधन मिलता है उसके भी लिए नहीं गया। मैं वो तबले मेकर के पास जब गया कुछ, तो उसने मुझे बताया कि अरे गिरीश भाई वो गलत फैमिली हो गए, मैंने उनको लाख समझाया, अरे भाई ऐसे नहीं है, वो इसके लिए काम करते, अरे काय को। तो कभी कभी ये मतलब हमने नया घर भी बांधा था, अच्छा। नया घर जब बिल्ड किया तो था, आपके जितने भी नेबर्स थे उनको भी ये हाँ, वो मेरी, हम लोग कैसे है कि वाड़ा सिस्टम में रहने वाले,
तो बहुत सारे लोगों को गप्पे मारने की जरूरत है। मेरी मम्मी भी सबके साथ गप्पा मारती है, मतलब बातचीत करना, सबको हाय हेलो करना, घर में बुलाना, बस 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 बस। तो मेरी माँ को भी एक अनुभव है। तो रात में कभी कभी कुछ हादसा होता है तो पुलिस की गाड़ी आती है, भाई चलो अर्जेंट जाना है, स्केच निकालना है, ये देखो ये सब कुछ होता है ना, कभी कभी इमरजेंसी जाना पड़ता है। तो वो दिन ऐसे थे, हमने नया घर बिल्ड किया था, तो रात में गाड़ी आई, दोपहर में गाड़ी, वो टाइम में क्राइम बढ़ गए थे और बार बार गाड़ी आने लगी। तो फिर वो मम्मी के साथ बात करना बंद किए अड़ोस पड़ोस वाले। तो मम्मी बोला कि वो क्या हो गया? अरे नहीं, शायद किसी ने तुम्हारे बारे में गलत सोचा है। मतलब बोले क्या सोचा? तो नहीं, वो जो पड़ोसी नया जो उन्हें जो बंगला बांधा है, तो उनका बड़ा लड़का है, तो वो अच्छा नहीं है, और उनके बेटे को भी समझाए, उसके साथ बात मत करो, उनके साथ ताल्लुकात मत रखो। रात में कभी भी पुलिस आके उठा के लेके जाती है, दिन में तो हाँ, वो बहुत जरा गुंडे टाइप के लगते हैं, तो उनके साथ ज्यादा व्यवहार नहीं रखना है। जब मेरे ये समझा, मैं क्या, हमें प्रोफेसर इन फाइन आर्ट कॉलेज भाई, मैं गुरुकुल मेथड से संगीत सीख रहा हूँ, शायरी मेरी पैशन है। हमने गुलजार साहब के शो में लाइव पेंटिंग की है, 150 से भी अधिक शो में इंडियन अब्रॉड में। मैं भाई संस्कारी बच्चा हूँ। तो फिर मैंने भाई बताया, भैया ऐसे ऐसे है। फिर मैंने सबको एक बार खाने पे बुलाया सबको, और कुछ ऑफिसर्स को भी बुलाया, भैया इनको समझाओ। तो ऐसे मतलब फन आते रहता है। डॉक्टर गिरीश, ये एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पोर्ट्रेट बिल्डिंग सेक्शन का जो प्रोग्राम था, हाँ, उसका 2 बैचेस हुआ था जी, सीआईडी में, एंड द प्लान वाज दैट एवरी पुलिस स्टेशन विल हैव अ टीम, लेकिन वो बंद हो गया। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों बंद हुआ और अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं। देखिए, 2 चीजें थी कि जब मैंने देखिए, मेरी जो शक्ल है, मेरा नाम सी गैरी रखा है, राइट, ये क्राइम ब्रांच वालों ने। जब ऑनरेबल चंद्रशेखर दैठणकर साहब वो टाइम में डीसीपी क्राइम थे, मतलब पूना पिंपरी चिंचवड़ के वो मेन थे। सर अभी तो रिटायर्ड हो गए, स्पेशल आईजी एमआई में, राइट, महाराष्ट्र इंटेलिजेंस एकेडमी के वो आईजी थे इधर पूना में, और वहां से वो रिटायर्ड हो गए। तो वो टाइम में उनके बहुत सारी किडनैपिंग केस हो गए। तब तक ऑनरेबल स्वर्गीय डीएन यादव साहब सीपी थे। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया क्राइम मीटिंग में कि ये लड़का है और ये स्केचेस निकालता है। नहीं तो फिर वो लोग समझते थे वो 50 साल का कोई, तो वो मैं 15-20 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई तो बड़ा आदमी रहेगा और स्केच निकालता, मोस्ट सीनियर। तो ऐसा नहीं था। फिर जैसे ही उन्होंने मुझे, तब तो मोबाइल में नहीं था मेरे पास, तब से लेके आज तक जो सिलसिला चल रहा है तब चला। एज अ प्रोफेसर यू नो द पीएचडी रिसर्च होना बहुत जरूरी है, रिसर्च होना चाहिए। You are also, I believe, a doctorate. डॉक्टरेट जी, यही सब्जेक्ट में एक्चुअली मुझे पीएचडी डॉक्टरेट करना था, सरोद नहीं तो मिर्जा गालिब के ऊपर। एक तो शायरी के ऊपर, नहीं तो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कि इतना मिठास कैसे आता है। तो बहुत सारे लोगों ने, ऑफिसर्स ने, सारे दोस्तों ने, भाई इतना काम किया है आपने और इतने सारे कोर्ट में भी मैंने साक्षी दिए, तो आप इसके ऊपर डॉक्टरेट क्यों नहीं करते? इसके ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया, ना ही क्राइम साइकोलॉजी के ऊपर काम हुआ है। लेकिन हाउ टू ड्रॉ क्रिमिनल स्केचेस बेसिस ऑन डिस्क्रिप्शंस, मतलब साइको एनाटॉमिकल स्केचेस थ्रू समवन एल्सेस। एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, सब एविडेंस है, और मैंने कोर्ट में भी साक्षी दी है, और बहुत बड़े इसमें फांसी की सजा हो गई है, और मेरा स्केच अप्रूव किया है बाय लॉ की तरफ से, यस, कि आपने डिस्क्रिप्शंस के आधार के ऊपर किया है, और उस केस का इस्तेमाल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। उस केस से आरोपी को पहचानना आसान हो गया, और उसके ऊपर पकड़ा भी गया, और उसकी पनिशमेंट भी हो गई। एनी थ्रेट टू योर लाइफ? एक केस था जब मैंने कोर्ट में साक्षी दी थी, ये पूना का बीबेवाड़ी का पर्पल कैसल का था, और उसने बहुत रेप प्लस मतलब मर्डर भी था, और उसने बहुत तरीके से, तो वो जब मैंने कोर्ट में साक्षी की तो वो पीछे बिठाते हैं क्रिमिनल्स को, और वो पूछते इधर किधर है क्या। तो मैंने देखा कि ये क्या पीछे है। तो जब वो सब कुछ हो गया और हम लोग बाहर जाते कोर्ट के, वो जो प्रीमाइसिस रहता है ना इधर, तो मेरे सामने आकर पुलिस मेरे साथ थी, उसके साथ भी पुलिस थी, ऐसे 6 फीट मेरी हाइट का, ऐसे खड़ा हो गया, मैं तुमको देखूंगा, तुम्हारी सुपारी। कोर्ट में बोला? बाहर कोर्ट में जब बाहर आते हैं ना, वो प्रीमाइसिस नहीं कर रहे थे, कॉरिडोर, उसमें सीधा कि मैं तुमको देखूंगा, मैं तेरी सुपारी मेरे पे लग गई, ऐसा सीधा। मैं तो डर गया था उस समय, लेकिन मैंने साहब को बोला, देखिए इसकी जरूरत क्या हो, मतलब इसकी हिम्मत कैसी है, कुछ करोगे या नहीं है। लेकिन उसको फांसी की सजा हो गई। अच्छा, फांसी की सजा? हाँ, वो
सर एक और बात बताइए हमारे ऑडियंस को कि ये जो एआई और जो सीसीटीवी है, व्हाट रोल डू दे प्ले इन टुडेज देखिए आर्टिफिशियल, मैं बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक बहुत पावरफुल माध्यम है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। आई रिपीट, डिजाइन के लिए, कंसेप्ट विजुअलाइजेशन के लिए, एनिमेशन के लिए, फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। एज आर्टिस्ट मैं अलग तरीके को उसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं इस खोज में भी अभी तक लगा हूं। एज अ रिसर्चर आई एम ऑलवेज स्टूडेंट, तो एज अ स्केच आर्टिस्ट मैं ये ढूंढ रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साइलेंस पढ़ने को आता है क्या। साइलेंस मेक बिग नॉइज, जैसे कि एक साइलेंस मेक्स अ बिग नॉइज। देखिए हमेशा सन्नाटा भी गूंज रहा हो ऐसा भी हो सकता है, खामोशी खुद अपनी सदा हो सकती है ऐसा भी हो सकता है, मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। ये शायरी जो है वो बहुत बड़े लेखक की है, जगजीत सिंह साहब ने ये गाई है, बहुत अच्छे परिचय हुआ था उनका। लेकिन इस शायरी ने भी बहुत मुझे सिखाया, लेकिन ये शायरी अलग फिलॉसफी बयां करती है, लेकिन मैं इस शायरी को क्राइम एंगल से जब मैं देखता हूं एज अ पोएट करके, तो मुझे अलग अलग इंफॉर्मेशन देती है। साइलेंस मेक बिग नॉइज, तो एआई पढ़ सकता है। एआई आप जब आंख पलकते हैं बात करते वक्त, मैं ऐसे जस्ट लाइक मैं सोच लूं ऐसे, इस एक्सप्रेशंस की भाषा एआई रीड कर सकता है। यदि रीड कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एज पर माय नॉलेज ये नहीं कर सकता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मैं अभी ऐसे बैठा हूं, मैं डर के मारे ऐसे बैठ सकता हूं, ऐसे बैठ सकता हूं, अस्वस्थ बैठ सकता हूं। ये जो बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज को कैसे आप रीड करेंगे, आप कैसे देखेंगे। दो चीजें मैं जो मेरे गुरु से हमेशा सीखने को मिली है, तो ये है कि भाई मेरे देखने को दुरुस्त कर दे, मेरे दिखाने को दुरुस्त कर दे, मेरी सोच को दुरुस्त कर दे, मेरे सोचने को दुरुस्त कर दे, मेरे बोलने को दुरुस्त कर दे, मेरे बताने को दुरुस्त कर दे, मेरे देखने को दुरुस्त कर दे, मेरे दिखाने को दुरुस्त कर दे। ये सारी जो बातें हैं, ये यदि दुरुस्त हो जाती है तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, जो साइलेंट मेक बिग नॉइज, मतलब अल्फाज के पीछे जो चेहरा छुपा है शब्दों के पीछे का, उसको पहचाने कैसे, उसको पढ़े कैसे, उसको ड्रॉ करे कैसे। सेकंड थिंग, जो चेहरा आपको अभी दिख रहा है, जो पल पल में बदलने वाला है, हर सेकंड में, हर लम्हे में वो चेंज होने वाला है। एब्सोल्युटली, एक्सप्रेशंस आपके चेंज होने वाले हैं। उस एक्सप्रेशन, उस चेहरे को रीड कैसे करें, उसके पीछे की जो साउंड है जो आप बयां नहीं कर सकते। देखिए आंखें बोलती है, व्हेन द वर्ड्स फेल म्यूजिक स्पीक्स। आई मीन म्यूजिशियंस, वो पावर मुझे यहाँ पे काम आती है। एज अ आर्टिस्ट मैं जब विजुअलाइज करता हूँ मेरे डिजाइन को, एज अ पैलेस को, तो मुझे दिखने लगता है कि ये ऐसा था, ऐसा था, ये दिस इज द विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशंस की जो ये परिसीमा है, जब कोई मुझे कुछ बताता है तो मुझे सीलिंग के बजाय क्राइम सीन दिखता है। जो कुछ बात नहीं कर सकता वो उसमें आंखों में मैं देखता हूं तो वो क्या कहना चाहता हूं, ये मैं कोशिश करता हूं कि भाई उसकी आंखें पड़े कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, या उसके आंखों के पीछे की सच की जो कहानी है, वो बेचारा डरा हुआ है, इस हादसे से गुजरा हुआ है। मुझे वो जो है ना कि फिर इसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके मगर शायद, ये शायरी अलग टाइप का डेप्थ देती है, लेकिन इस डेप्थ को कैसे समझे। तो एक जिंदा दिल होना चाहिए इंसान को, और यदि आपको ठेस लगी तो मेरी आंखों में आंसू आना चाहिए, इतनी ती ह्यूमैनिटी और सेंसिटिविटी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये कहता हूं, जो फॉरेंसिक स्केच आर्ट है, जहां तक एनाटॉमिकल स्टडी है, ये हो गई टेक्निक की बात, ऑब्जर्वेशन की बात। जहां कल साइकोलॉजी की बात होनी चाहिए, वो हो गया अभ्यास, तंत्र टेक्निक और अभ्यास। इसके परे है ये मतलब ना ही एआई में बैठने वाला है। एआई को आप कमांड परफेक्ट देंगे तो वो अपने हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। लेकिन देखिए मैं डरा हुआ है, मुझे कुछ, एक ऐसा केस था, वो डर गई थी, वो ऐसे 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 गाल ऐसे ऐसे, व्हाट डू यू मीन ऐसे। अभी एक मैं ऑडियंस को कैमरे के सामने मैं एक गाइडेंस पूछना चाहता हूं मेरे लिए, कि कोई डरा हुआ है और कोई शख्स मुझे बोलते हैं हाँ यार हम लोग रहा रहे थे, जरा नॉर्मल नोज, जरा उसकी नाक जो थी वो जरा नॉर्मल ही थी, लेकिन ऐसे नॉर्मल सीधी एक आदमी की रहती वैसे ही, और जो गाल थे वो थोड़े से ऐसे ही थोड़ा ऐसे टाइप, थोड़े भरे हुए थे, थोड़े टाइप। बाकी सब तो मुझे ठीक ठाक ही लगा। व्हाट डू यू मीन ठीक ठाक, व्हाट डू यू मीन नॉर्मल। तो वो उसकी जो लैंग्वेज है कि उस किस गाल को वो नॉर्मल कहना चाहते, तो वो नॉर्मल गाल की परिभाषा उसके माइंडसेट में जो है विटनेस के, वो एआई पढ़ सकेगा।
डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली तो इसके लिए इसको जो है ना थर्ड एनर्जी, और उससे भी बहुत बड़ी बात है जिसको मैं बिलीव करता हूं, गॉड, दत्त भगवान, नरसिंह सरस्वती। अभी पीएचडी और कुछ लोग ऐसे, आजकल इतना प्रैक्टिकल दुनिया हो गई है कि उस स्पिरिचुअलिटी को या उस थर्ड एनर्जी को मानने के लिए तैयार नहीं। एब्सोल्युटली। तो उसको मानना चाहिए। मैं मेरी माँ को हर रोज देखता हूं। यदि आप मान लीजिए, आप, मैं बचपन से आपको 30-35 साल प्रिंस जी मैं आपको देख रहा हूं, तो मैं निकाल सकता हूं कि आपके स्केच ना। मुझे कोर्ट में एक वकील ने मुझे पूछा था अपोजिट पार्टी के, कि भाई मुझे देखो, मैं चला जाता हूं, आप स्केच निकालो। मैंने बोला कि जनाब, मैंने ये डेफिनेशन मैंने अभी बयां किया है कि इफ एनीबडी, कोई भी इंसान मुझे उसने देखे हुए शख्स का, उसके चेहरे का वर्णन बताए, डिस्क्रिप्शंस, तो उसके मन में जितने परसेंटेज छवि उस शख्स की याद है, मे बी शी वॉज फीमेल और मेल, छोटा बच्चा कोई भी एज का हो, वो मुझे बताने जा रहा है कि मुझे 35% याद है और मुझे इतना ही परसेंटेज बाल, नाक, आईब्रोज, मूछे होगी तो मूछे, दाढ़ी होगी तो दाढ़ी, उसको देख के उसके मन की छवि में उतार रहा हूं, मेरे मन की नहीं। बिल्कुल। अभी गांव वाले में एक मराठी में भजा सारखं नाक होतं, मतलब भजी खाते ना उसके जैसा राउंडेड ना, जरा वांग्या सारखं होतं, जो बैंगन खाते ना वो टाइप का था। तो उनकी बोली भाषा है ये व्यक्त होने की। अभी मैं साइंटिफिकली बोलूं कि नहीं उसको ये नहीं ये कहते, तो ये गलत बात है। उसके प्रदेश की, जहां पे वो बड़ा हो चुका है, उसकी माहौल की लैंग्वेज क्या है, उसको समझ के उसको कंफ्यूज न करते उसको निकालो। तो ये सारी बातें एआई समझ सकता है क्या? बैंगन जैसा नोज, यू टाइप इन इंग्लिश बैंगन, तो वो बैंगन चिपका देगा। Am I right? मैं उसमें से तज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरा रिसर्च का नेक्स्ट पार्ट है कि एआई में ये परफेक्शन कैसे आ सकता है। नहीं तो एआई कंफ्यूज करेगा आई विटनेस को। जैसे कि एक पोर्ट्रेट पार्ले करके एक सॉफ्टवेयर है, वो पुराने जमाने से अभी इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आर्टिस्ट की सुविधा नहीं है, वो उनका नाइलाज है कि उसको इस्तेमाल, उसमें से हजारों आईब्रोज, नोज के 1000 टाइप, लिप्स, और उसको मिला के उसको दिखाया जाते हैं। जैसे कि कोई हादसा होता है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया जाता है ना, कि भाई ये था ये तुम देखते रहो। लेकिन उससे क्या हो जाता है, वो दिखाना चाहिए, दिस इज वो प्रोसेस है, एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। इनसे ही, पुलिस वालों से ही मैंने सीखा है, देखा है कि ये क्या क्या दिखाते रहते हैं, रिकॉर्ड पे था या किसी ने देखा है क्या। जहां पे सीसी फुटेज अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां तो आई विटनेस ही है। आई विटनेस बताएंगे किसको? आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट ही ड्रॉ करेगा। तो मेरा यही कहना था कि फिर उसको कैसे कर सकते, एआई को कैसे कर सकते, इसके लिए आर्टिस्ट की जरूरत है। हाँ, अभी क्या था मालूम है क्या? अभी एक ने एआई को एक मैंने एक से एक्सपेरिमेंट किया। मैंने जो स्केच निकाला है और भाई तू टाइप कर, एआई ने अलग चेहरा बना दिया, जिसको दिखा है वो कंफ्यूज हो गया। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। जिसको एआई को कमांड देने वाले जो एक्सपर्टीज, अभी स्टूडेंट भी एआई इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग एआई इस्तेमाल करते। एग्जैक्टली। तो मैं बोले बोला चलो, तुमने जिसको देखा है, मान लीजिए आपके दोस्त को दिखाया, एआई वाले बंदे को एआई वाले के बंदे को आपने वो नहीं दिखाया आपके दोस्त को, और आपने बोल दिया ऐसे ऐसे दिखता है, करो, अलग चेहरा बन गया। मिसलीडिंग। एग्जैक्टली। तो बहुत मुश्किल है ऐसा मुझे लग रहा है। यदि एआई तो कर सके, अरे तो इट्स बिकम अ साइंस, देयर इज अ फॉर्मूला, और ये देयर इज नो फॉर्मूला, मेरे इसमें फॉर्मूला नहीं है। इच एंड एवरी केस इज अ डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रेटेजी, उसको किस तरीके से जाना है, उसको कैसे संभालना है, किस वे से उसके साथ टॉक करनी है। जो आई विटनेस है वो कितना डिस्टर्ब है, पुलिस लोगों की, ऑफिसर्स की साइकोलॉजी और थिंकिंग टैंक का जो है, किस तरीके से वो सोच रहे। आम आदमी पुलिस नहीं रह सकता। आम आदमी क्या सोचता है कि ये आदमी यहां से लेफ्ट से राइट गया, पुलिस क्या सोचती है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन शायद गलत भी हो सकता है, ये यहां से इधर क्यों गया, क्या काम था, ऐसे क्यों गया, वैसे क्यों गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल सोचने का जो तरीका होता है, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इच एंड एवरी, मतलब कांस्टेबल से लेके हायर रैंक से अभी तक मैं सीखता ही आ रहा हूँ कि व्हाट दे थिंक्स, उनका दिमाग कैसे चलता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड द माइंड, और आई विटनेस का माइंड रीड करना, और 15 मिनट में, आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है 15 मिनट्स में मैंने स्केचिंग ड्रॉ करके दिया है। 15 मिनट्स, और कभी कभी ज्यादा जो है, तो वो मानसिक स्टेबिलिटी जब तक आई विटनेस की होती नहीं, उसके लिए जो टाइम जाता है, एक बार पूरी तरीके से उसका जो स्टेबिलिटी आ गई, शारीरिक, मानसिक,
तो फिर मुझे कुछ दिक्कत नहीं आती। और कभी कभी ये हो जाता है झूठ भी बोलते हैं, उसको रिटैली कैसे करना है। मतलब क्रिमिनल का जो गिरोह होता है, उसके साथीदार होता है, एक पकड़ा जाता है, 2-3 भाग जाते हैं, तो वो क्रिमिनल उसका साथीदार का, उसके जो है उसका वर्णन, हाँ, वो फिर कैसे करने का है, फिर अपोजिट कैसे सोच करनी है, ये भी तरीका है। ये भी तरीका है कि अपोजिट सोच, किसी ने बोला दाढ़ी थी, लेकिन ऐसा वो नहीं, उसका फॉर्मूला नहीं है कि आप दाढ़ी बोलेंगे तो मैं चलो ये फॉर्मूला टाइप किया, ये चार्ट आ गया, चलो विदाउट दाढ़ी का स्केच बनाया, वैसा नहीं। वापिस आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड करनी पड़ती है, फिर आपकी आई लैंग्वेज रीड करनी पड़ती है, आपने वो साहब के साथ किस लैंग्वेज में बात किया, उसकी वॉल्यूम, पर्सनैलिटी क्या थी, वॉल्यूम, शब्द संपत्ति एक अलग, एग्जैक्टली, साइकोलॉजिकल वॉइस डिस्टर्बेंस, वॉल्यूम कम ज्यादा होता है ना साहब। मैं आपको सच बताता हूं, ऐसे नहीं था। नहीं, मैंने बताया ना वो ऐसे नहीं था। तो फिर उसमें सच्चाई कितनी है, ये रीड करना। कभी कभी मुझे भी उसने फंसाया है, लेकिन जब मैं मनन चिंतन करता हूं कि सचमुच उसने सही बोला या गलत बोला, उसको टैली करना, फिर पुलिस के साथ चर्चा करना, सर ऐसे उसने कहा था, आपको कैसे कहा था, व्हाट यू थिंक। तो बोलते नहीं सर, इनको मैं पहचान, ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा अलग, वापिस थोड़ा, ठीक है भाई, रुको भाई, 2 दिन के बाद हम लोग टैली करेंगे, वक्त है। तो ऐसी सारी बहुत सारी टेक्निक्स है जो अभी मतलब कैमरे के सामने तो कुछ कॉन्फिडेंशियल है कि, तो फिर पता चल जाएगा कि किस तरीके से उस लॉक को ये खोला जाता है, या किस तरीके से सोच किया जाता है। कभी कभी मुझे पूछते हैं कि आप क्रिमिनल्स के केसेस इतने निकाले हैं और 85, 90, 99% मैच हो जाते हैं, तब मैं मतलब आई एम शॉक्ड कि ऐसे कैसे। तो दैट एनर्जी, थैंक्स टू गॉड कि उस एनर्जी ने मेरे से काम करवाया, मैं नहीं काम कर रहा हूँ। मैं आप मेरे सामने बैठे तो मैं 5 मिनट में आपका विथ लाइकनेस स्केच मेरे स्टूडेंट भी कर देंगे। इट्स वेरी इजी सामने वाले का लाइकनेस, लेकिन कुछ स्केच में क्रिमिनल्स के एक्सप्रेशंस भी आए, मतलब एक सोल पर्सनैलिटी रहती है हर एक इंसान की, वो स्केच में नजर आती है। तो ये थोड़ा आगे का सोच है, और हर स्केच, हर एक केस नया एग्जाम लेती है, हर वक्त नया एग्जाम लेती है। ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर बन गया, मैं इसमें उस्ताद बन गया, बिल्कुल नहीं। आई एम ऑलवेज स्टूडेंट। हर एक को बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, ऐसी मेरी सोच है। कोर्स शुरू किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सीआईडी के जो मैंने, जिनका बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मैं सबके नाम लूंगा तो आधा घंटा और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं उनके सब, मतलब क्या कहते हैं ना, गॉडफादर करके चंद्रशेखर दैठणकर साहब का मैं नाम लूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया। और फिर उन्होंने ही, अतुल चंद्र कुलकर्णी सर सीआईडी के प्रमुख थे, महाराष्ट्र के, पूना के, और जब उनसे उन्होंने मिलवाया तो मेरा पीएचडी तब मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ था सब, और हाल ही में कुछ महीनों के बाद, 10-15 दिन के बाद ये होने वाला था। तो उन्होंने मेरी थीसिस देखी, द मोस्ट 11 क्रिटिकल केसेस इन माय लाइफ, जो 11 केसेस मैंने लिए थे, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग, बहुत मतलब इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंजिंग थे कि डिटेक्शन को, स्केच को, आई विटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए, और मुझे बहुत प्रेशर था कि वो यदि गलत हो गया तो बहुत, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कितना क्या हो सकता था। जब उन्होंने वो देखा, वो पढ़ा, तो उन्होंने इतना प्यार दिया, यू आर माई एसेट। और मुझे कैसे मालूम नहीं आपके बारे में, ये बहुत बड़ी एसेट है पूरे, नॉट ओनली महाराष्ट्र, इंडिया के लिए ये किताब छपनी चाहिए। सारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग स्कूल में, इसका पुलिस ट्रेनिंग में या मिलिट्री ट्रेनिंग में, जहां पे इंटेलिजेंस ही है, वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉरेंसिक साइंस में। वो मुझे म्यूजिशियन, एक सरोद का प्रोग्राम किया था उस हॉल के लिए, तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या चाहते हो, आपने कभी पैसे नहीं लिए? मतलब सर, आई एम नेवर टेक अ सिंगल कॉइन, आज तक मैं सिर्फ सेवा किया है, कि भाई कुछ तो हम लोग करना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर, एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लैब पूरे हर एक जिले में, हर एक राष्ट्र में, इंडिया में होनी चाहिए,
जहां पे रेखा चित्र, क्रिमिनल का स्केच कैसे डेवलप करे, फिर डिकम्पोजिंग बॉडी का सुपर इम्पोजिंग कैसे करे, वीडियो को कैसे क्लियर करे, वीडियो में कम ज्यादा क्लियरेंस होगा तो उसके हाईलाइट से कैसे फीचर्स को क्रिएट करे चेहरे की, और फिर बॉडी स्कैनिंग के टाइम में जब डिकम्पोज होता है तो उसकी स्कैनिंग कैसे करे, उसके एक्सरेस कैसे निकाले, क्योंकि उसके मेजरमेंट से कैसे बिल्ड किया जाता है, और उसके चेहरे को कैसे रीडेवलप करे। तो ये क्यों नहीं चालू करते? तो मुझे आपने आशीर्वाद दिया, मेरे काम को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया, तारीफ की, ये सारी बातें सराखों पर, लेकिन मैं ये चाहता हूं जो मेरा अनुभव है वो ट्रांसफर हो जाए और पुलिस डिपार्टमेंट को उसका नॉलेज का फायदा मिले, और कुछ ऐसा एक टीम, एक ऐसा सेंटर, रिसर्च सेंटर भी बने और ट्रेनिंग सेंटर भी बने जहां पे हर एक को बेसिक तो मालूम होना चाहिए, डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ रेखा चित्रा, और उसमें किस तरीके से आपको सोचना पड़ता है, क्या क्या एविडेंस लेना पड़ता है, कैसे वीडियो शूट करे, कैसे वॉइस पर्सनैलिटी को, आई विटनेस को पता न चले, इसकी स्टाइल से रिकॉर्डिंग हो जाए। Okay. और ये सारी बातें उनको सुनने के बाद बोला कि वो बोले कि हम लोग करेंगे। और फिर मेरी थीसिस डॉक्टरेट जो मुझे मिला वो इंडिया का फर्स्ट डॉक्टरेट मालूम पड़ा मुझे कि इसके ऊपर काम ही नहीं हुआ है। फिर मेरा यथोचित गौरव देठनकर साहब और सारे फ्रेंड सर्कल ने, पुलिस वालों ने मेरा किया। फिर मेरी थीसिस का औपचारिक अनौपचारिक उद्घाटन मराठी में एक किताब के स्वरूप में सीपीआर पुणे रिसर्च सेंटर, पुलिस रिसर्च सेंटर की तरफ से अतुल चंद्र कुलकर्णी साहब ने उस योगदान देके वो फंक्शन में किया। और तब बहुत सारे, जहां पे मैंने साक्षी ली थी, तब डीजीपी मैडम आए थे, उज्ज्वला पवार मैडम, जिन्होंने मेरी साक्ष्य नोंद की, वो भी आए थे। उन्होंने भी स्टेज के ऊपर बोला कि मैंने कैसे साक्ष्य दिया और कैसे कैसे उन लोगों को पनिशमेंट हुआ, मतलब लॉ की तरफ से। और फिर मैंने ये किया कि सर मैं आपका आशीर्वाद और ये सब मैं ले लेता हूं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ये कोर्स शुरू करें। फिर मैंने 55 दिन का एक कोर्स डिजाइन किया कि डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेखा चित्रा। इसमें सुपर इम्पोजिंग से लेके क्या क्या था, वो सारे स्केचेस, हाउ टू ड्रॉ स्केचेस, कैसे सिंप्लीफाइड बोली लैंग्वेज में ड्रॉ करना है, ये डिटेल कोर्स वहां पे शुरू हुआ। उस कोर्स का, उस सेक्शंस का रेखा चित्रकला विभाग कहते हैं, द सेक्शंस ऑफ स्केच डिपार्टमेंट सीआईडी में। तो उन्होंने पूरी मुझे जगह दे दी। और एक तब तक कोविड का 3rd फेज चल रहा था, तो उसमें हमने डिस्टेंस रख के पहले बैच में पूरे महाराष्ट्र में उसकी नोटिस निकाली ऑफिशियल। जो जो लोग करना चाहते हैं वो अर्जी भेजे। तो उसमें से 20 लोगों को सिलेक्ट किया गया, पुलिस को, पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस को, और फिर वहां पे ट्रेनिंग दिया गया। फिर उसका एमओयू जो था एज अ एक्सपर्टीज मेरी अवेलेबिलिटी के लिए, वो हमारे भारतीय विद्यापीठ फाइन आर्ट कॉलेज से किया गया। और हमारे जो सेक्रेटरी ऑनरेबल विश्वजीत कदम सर, तो उन्होंने 1 मिनट में उनको परमिशन दे दी। और फिर दूसरा एक गवर्नमेंट का है ना, ये मुझे साक्ष्य देनी पड़ती है, सब कोर्ट का या है, तो इसके लिए सेकंड जो एमओयू था वो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ से किया। तब तक थे ऑनरेबल वाइस चांसलर करमलकर सर, नितिन करमलकर सर। फिर उनके साथ मैंने बात की, तो वो बोले कि मोस्ट वेलकम। तो ऐसे 2 एमओयू किए थे, और ये 55 दिन के कोर्स हमने वहां पे पूरा बेस्ट फैसिलिटीज कुलकर्णी साहब ने जो चाहिए वो दिया, जो चाहिए वो, ड्राइंग, बोर्ड, सब। और फिर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास से रहेगा, कि एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें शामिल हो जाए और 4 चांद लग जाएंगे। जहां पे कैमरा था, वीडियो कैमरा था, हिडन कैमरा था, कि एक ऐसी इक्विपमेंट्स वैन भी होने चाहिए। ये भी मैंने जिक्र किया कि भाई कोई CSR फंड देता है तो हम लोग एक वैन डिजाइन करेंगे जिसमें स्केच आर्टिस्ट या सब कुछ ऐसे जाएगा, और तुरंत डिजिटली, अभी ये डिजिटली का, जैसे कि iPad वैकॉम के ऊपर ड्राइंग करते हैं किसी के, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये चाहूंगा कि ये आप इस जरिए ये दिखाए कि कोई CSR फंड देता है गवर्नमेंट को, तो इस चीज को मैं डेवलप करना चाहूंगा कि दाढ़ी वाला यदि क्रिमिनल होगा तो अपनी पहचान अलग बताने के लिए निकाल भी सकता है, शेविंग कर सकता है 101%, या वो मतलब बाल भी निकाल सकता है। तो उसको कैसे उसी समय में उसको ड्रॉ करके सेव कर सकता हूं। और दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि पासपोर्ट पे जाते तो आंखें रीड करते तो वो दिखता है, आधार कार्ड के ऊपर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यदि गवर्नमेंट करे, सरकार करे, तो 2 चीजें हो सकती है। देखिए 3D में यदि मैं मेरा चेहरा यदि मैं 3D में बनाता हूं, 3D
कंप्लीटली 3D डायमेंशंस में, और आधार कार्ड में मेरा ये चेहरा छपा हुआ है, लेकिन उसके डायमेंशंस भी, मसल्स भी 3D यदि मैं करता हूं तो सिमिलर मैंने एक स्केच का, एक मेरे जैसे एक कोई क्रिमिनल्स रहेगा फॉर एग्जांपल, मेरे स्ट्रक्चर जैसा यदि मैंने निकाला और ये टाइम में ये हादसा हुआ है, मुझे तुरंत बुलाया गया है आधे घंटे में दौड़ दौड़ के वहां कहां तक जाएगा, तो तुरंत मैं यदि स्कैन करता हूं और आधार कार्ड के ऊपर फटाक से लिंक करता हूं, तो इस चेहरे के मिलते जुलते फटाक से यदि 100 चेहरे आते तो 100 चेहरे आई विटनेस को दिखाऊंगा मैं ये था, तो बंदा फटाक से पहचान जाएगा 5 मिनट में ये था। ये फिक्स टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए मुझे फंड चाहिए, और एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके सारी दुनिया को ट्रेन करने के लिए फॉरेंसिक साइंस को, वो जैसे कि RRU यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, फिर हर एक राज्य की पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ट्रेन कर सकता हूं। और जो भी मेरे जैसे आर्टिस्ट 101% पुलिस को मदद कर रहे हैं, तो उनको भी बुलाया जाए, जिनके हाथ से जेन्युइन काम हो गया उनका भी कंट्रीब्यूशन ले ली जाए, उनके भी अनुभव को बांटा दिया जाए, और इस यूनिट को बहुत स्ट्रांग किया जाए। चैलेंज तो बढ़ने वाली है। मैंने तो एक रुमाल बांधा हुआ था, रुमाल, नॉट मास्क। मास्क की बात अलग है, हेवी मास्क की बात अलग है। रुमाल जो बोलते हैं ना, हाथ रुमाल, उसको बांधा था, तो उसके डायमेंशन से अंदर का स्केच निकाला था। दैट स्केच वाज मैच्ड। पेट्रोल पंप पे डकैती हुई थी पुणे में, लड़कत पेट्रोल पंप, पता है मुझे। हाँ, तो उनकी डकैती हुई थी, तो वो भी मैच हुआ था। जो सोने का गणपति चोरी हो गया था, राइट, वो तो रात में हो गया था, अगेंस्ट वो रात का किस्सा, तो वो तो ऐसे टॉर्च पकड़ के कैमरा के नजदीक था। तो पर्सपेक्टिव का क्या नॉलेज है, पर्सपेक्टिव से कैसे चेंज होता है। तो हर एक घटना में वही कह रहा हूं कि हर एक घटना, हर एक उसमें से जो क्लू है वो अलग अलग पैरामीटर्स के स्टडी क्रिएट करता है, पैदा करता है। हर एक का अलग ही सिस्टम, अलग ही माहौल रहता है। तो हर एक को टेक्निकल देख के उसमें एंटर करना, आई विटनेस की तरफ जाना, ये फॉर्मूला ईच एंड एवरी पल इज बदलता रहता है, और क्षण क्षण में बदलता रहता है। आप ये सोच के नहीं चल रहे ये फॉर्मूला इसको इस्तेमाल करेंगे, सर्दी हो गई भाई दिमाग का सैरिडॉन ले ले, ना सर्दी हो गई है, उसको सैरिडॉन का काम नहीं है, उसको ना ही आयुर्वेदिक लगेगा, उसको अलग तरीके से उसको निकालना पड़ेगा भाई। जस्ट आई वांट टू, तो वो कोर्स शुरू हो गया, फिर 2 बैचेस निकले, फिर बाद में जो अतुल चंद्र कुलकर्णी साहब और उनके देशमाने मैडम भी, अनुजा देशमाने मैडम, नाउ शी इज SCP, उन्होंने भी बहुत सहकार किया। बहुत संभाजी कदम साहब थे, अभी DCP है, बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने इतना उसको बहुत ये किया था। लेकिन आप तो जानते हैं कि फाइल प्रपोजल 2 बैचेस के आगे चलाएंगे। हाँ, वो फाइल वो अभी फडणवीस साहब के पास है, मतलब वो सेक्शन से आई डोंट नो द प्रोटोकॉल ऑफ वो कब शुरू होगा, क्या होगा, लेकिन वो शुरू होना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। और शायद उन्होंने ध्यान दिया तो बहुत बड़े मतलब सेंसिटिविटी के साथ वो अलग टाइप के भी नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। फॉरेन में इसको बहुत रिस्पेक्ट है, मतलब उसको ऐसे संभालते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बहुत सारे आर्टिस्ट योगदान दे रहे हैं और इसके ऊपर रिसर्च R&D चल रहा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ से पुणे से काम शुरू किया था, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो ऑनर है वो पुणे में मिले। कुलकर्णी साहब ने CID पुणे का जो सेक्शन से वहां से शुरू किया था, और पुलिस रिसर्च सेंटर भी पुणे में है, नासिक में ट्रेनिंग सेंटर बहुत जगह पे है। तो हर एक जिले से, हर एक राज्य से लोग आए, उस फॉरेंसिक साइंस को, ड्राइंग को वो सीखे, और उसका उपयोग कभी भी लग सकता है जहाँ पे कैमरा नहीं है, जहाँ पे AI नहीं है, जहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, ओनली आई विटनेस। तब क्या करोगे? तब आर्टिस्ट काम करेगा। इसके लिए आर्टिस्ट का पर्सनली इस पे होना, और पुणे के लिए बहुत सारे ये जोन होते हैं ना, बिल्कुल। तो एक आर्टिस्ट का मैं एक कहाँ पे दौड़ूंगा। मैंने गोवा CBA के लिए भी काम किया है, ATS के लिए भी काम किया। जहां जहां जिन जिन लोगों ने बुलाया मुझे, जहां जहां तक मेरे पे विश्वास रखे उन्होंने बुलाया, मैंने 100% कोशिश किया है कि मैं खरा उतरूं, और भगवान की दुआ से वो स्केचेस मैच होते गए हैं। तो वही कोशिश है। इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि सफर अभी तो सिर्फ दिया जलाया है, अभी तो पूरी बंदगी बाकी है। ऐसी भी क्या जल्दी है, पूरी जिंदगी बाकी है, लेकिन मुझे जल्दी है, क्योंकि ये होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए।
स्ट्रांग होना चाहिए। जहां जहां पे मिलिट्री हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, एटीएस हो, जहां जहां पे जरूरत पड़ी तो उसमें से एक स्ट्रांग डिपार्टमेंट इंडिया के पास होना चाहिए। सब स्टेट में तो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो इसका जो श्री गणेशा है वो ऑनरेबल हमारे जो गृह मंत्री है और केंद्रीय गृह मंत्री है, तो उनसे मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि सर एक यंगस्टर्स उसमें से योगदान देने की कोशिश कर रहा है, तो इस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं हम लोग R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तब्दील करें और उसका एजुकेशन सिस्टम में भी हो, और कुछ कॉन्फिडेंशियल जो ट्रेनिंग है वो खाली पुलिस और अपने सेक्शन के लिए रखे, जहां के वो सेक्शंस इस मामले में स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू वंस अगेन। So, Dr. Girish, thank you very much for talking to Punet Mirror. We're really grateful and thrilled to have you here. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। नमस्कार।